महिला आरक्षण विधेयक ये शब्द आजकल राजनीतिक गलियारों में खूब गूंज रहे हैं। और इस बहस को और हवा दी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक हालिया भाषण ने। तो आज हम इसी भाषण के जरिए इस पूरे सियासी टकराव के एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर इस विधेयक पर इतना हंगामा क्यों बरपा है। चलिए इस बहस के एक पक्ष की दलीलों को जरा और करीब से देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आरोप लगाए जा रहे हैं और उनके पीछे तर्क क्या दिए जा रहे हैं। भाषण की शुरुआत ही विपक्ष पर एक बहुत गंभीर और सीधे आरोप से होती है। इसे एक अक्षम्य कृत्य कहा गया है, मतलब एक ऐसा काम जिसे माफ नहीं किया जा सकता। यहां साफ साफ कहा जा रहा है कि विपक्ष की हरकतें भारत की आधी आबादी यानी महिलाओं के खिलाफ एक ऐसा अपराध है जिसे वो कभी माफ नहीं करेंगी। सीधे सीधे विपक्ष पर देश की महिलाओं के अधिकारों के रास्ते में रोड़ा अटकाने का इल्जाम है। तो इस अक्षम्य कृत्य के लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जा रहा है? भाषण में देखिए, सीधे तौर पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और उनके सहयोगी दलों का नाम लिया गया है और उनसे देश की महिलाओं से सबके सामने माफी मांगने को कहा गया है। अब इस पूरी बहस के केंद्र में है ये एक आंकड़ा 15%। फिलहाल हमारी संसद में महिला सांसदों की भागीदारी बस इतनी ही है और दलील ये दी जा रही है कि ये संख्या बहुत ही कम है और इसे बढ़ाने की जो कोशिशें हो रही हैं उन्हें रोका जा रहा है। तो टकराव की असली वजह क्या है? भाषण के मुताबिक ये लड़ाई है महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाने की कोशिशों और उन ताकतों के बीच जो कथित तौर पर जानबूझकर इस तरक्की के रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रही हैं। यहां पर एक बहुत ही सीधी तस्वीर पेश की गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री की पहल है जिसे महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33% तक बढ़ाने वाला एक अभिनव प्रयास कहा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जिस पर इस प्रगति को रोकने वाली बाधा बनने का आरोप है। और ये बाधाएं कौन हैं? भाषण में फिर से नाम लिए गए हैं: कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके। लेकिन सवाल उठता है कि विपक्ष ऐसा क्यों करेगा? भाषण के मुताबिक इसके पीछे की वजह है स्वार्थ और परिवारवाद। आरोप यह है कि ये दल सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए सत्ता चाहते हैं। देश की महिलाओं, गरीबों या नौजवानों की उन्हें कोई फिक्र नहीं है। इसके बाद भाषण का रुख सीधे देश की आधी आबादी यानी महिलाओं की तरफ मुड़ता है और इस मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि विकास विरोधी बताकर उनसे एक तरह की भावनात्मक अपील की जाती है। ये बताने के लिए कि दांव पर क्या लगा है, महिला नेतृत्व के फायदे गिनाए गए। तर्क ये है कि जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में बड़े सुधार होते हैं, पोषण पर ध्यान दिया जाता है और आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ती है। और इस तर्क को वजन देने के लिए एक ठोस उदाहरण भी दिया गया: उत्तर प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर। इसे महिला सशक्तिकरण का एक कामयाब मॉडल बताया गया, ये साबित करने के लिए कि महिलाएं शानदार नेतृत्व कर सकती हैं। भाषण के आखिर में वक्ता अपने राजनीतिक गठबंधन यानी एनडीए की तरफ से एक मजबूत वादा करते हैं जिसमें नारी शक्ति के साथ पूरी तरह से खड़े रहने की बात कही गई है। यहाँ एक बहुत खास शब्द इस्तेमाल होता है, नारी शक्ति। इसका मतलब है विमेन पावर। भाषण में इसका इस्तेमाल भारत की महिलाओं की सामूहिक ताकत और इच्छा शक्ति को दिखाने के लिए किया गया है, जिसके साथ गठबंधन ने अपनी एकजुटता का वादा किया है। और ये वादा इस बयान में बिल्कुल साफ झलकता है। इसमें संकल्प लिया गया है कि महिलाएं जो भी कदम उठाएंगी, पूरा एनडीए गठबंधन उनके साथ खड़ा रहेगा। ये राजनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ा आश्वासन है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ महिला सशक्तिकरण के नाम पर राजनीतिक समर्थन का दावा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष पर उसे रोकने का गंभीर आरोप। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच महिला सशक्तिकरण का जो असल मकसद है वो कहीं पीछे तो नहीं छूट जाएगा।